सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे आप जीरो लेवल वाले, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल 49, याद रक्षा चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल कंटेन 53 संडे। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन को देखें कितने सप्ताह हो गए। अगर 7 से भाग दें इसमें तो 7 × 52, ये 364 प्लस 2 यानी 52 सप्ताह हो गए और 2 दिन हो गए। अब बचे 2 दिन में कौन कौन से आएंगे? अब बचे 2 दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता एक सोमवार हो जाए और एक शुक्रवार हो जाए, ये क्रमागत आएंगे। जैसे अपन शुरू करते हैं मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और संडे मंडे। दोबारा लिख लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और रविवार सोमवार। कितने पेयर बने? 2 बचे हुए 2 दिन है वो क्रम से 2 दिन आएंगे। जैसे सोमवार मंगलवार हो गए, मंगलवार बुधवार हो गए, बुधवार बृहस्पतिवार हो गए, शनिवार रविवार हो गए, रविवार सोमवार हो गए। तो कुल कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7 7 केस बने। तो बचे 2 दिन 7 प्रकार से हो सकते हैं। आपको क्या लेना है? वो कह रहा है चुने गए लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो बेहद आसान हो गया। फिर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की। अब 52 सप्ताह तो है ही है, तो 52 तो सारे रविवार होंगे ही होंगे, मतलब हर दिन 52 बार तो आ ही जाएगा। अब बचे 2 दिन है, उन बचे 2 दिनों में आप देखें रविवार कितने प्रकार से बन रहा है। ये यहाँ बन रहा है सैटरडे, संडे मंडे। 2 केस ऐसे हैं जिसमें रविवार आ रहा है। अगर ये बचे 2 दिनों में एक रविवार और आ जाए तो 52 संडे तो पहले से ही हो गए, एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 53 संडे हो जाएंगे। तो बस यही लिख देते हैं अपन। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की बराबर बचे 2 दिनों में रविवार होने की। क्या किसकी प्रायिकता निकालनी है? आपको प्रायिकता निकालनी है लीप वर्ष में 53 रविवार होने की। आपने लीप वर्ष में देखा 366 दिन होते हैं। 366 को जब 7 से भाग देंगे तो 52 बार भाग जाएगा। 7 × 52 364 हो गए, प्लस 2 दिन और बचे। अब 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? 2 दिन के कम्बिनेशन देखे आपने, 7 कम्बिनेशन बन रहे हैं, 7 संयोजन बन रहे हैं। उसमें से 2 बार में रविवार आ रहा है। तो बचे हुए 2 दिनों में एक रविवार होने की। तो रविवार होने की कुल कितनी प्रायिकता हो गई? 2/7। रविवार होने की स्थितियाँ 2 हैं और कुल स्थितियाँ 7 हैं। तो ये इसका मतलब 53 रविवार होने की प्रायिकता ये आ गई। ये आपने कैलकुलेशन कर ली तो आप इसको याद कर लो। देयरफॉर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 2/7। अब आप इसको याद करके रखेंगे कि किसी भी लीप वर्ष में रविवार होने की प्रायिकता। हाँ, अगर आपसे पूछता कि 53 शनिवार होने की प्रायिकता, तब भी यही आता, क्योंकि बचे हुए 2 दिन जो बचे हुए आते हैं, 52 सप्ताह तो हो ही जाते, 52 बार तो हर दिन आएगा। बचे 2 दिनों में अगर शनिवार की बात होती तो शनिवार भी 2 बार आ रहा है। देखें फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो शनिवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? वो भी 2/7 होगी। शुक्रवार पूछेंगे तो शुक्रवार होने की 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता वो भी 2/7 होगी। आपसे पूछता सोमवार, तो सोमवार भी 2 बार आ रहा है, मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे। सोमवार मंगलवार और ये रविवार सोमवार, तो हर दिन 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 53 रविवार होने की 2/7 है। इसी प्रकार 53 सोमवार होने की भी 2/7 है। किसी भी दिन को
ले लें आप, वो 53 बार कितने हो, 53 बार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। इसको अपन लिख लेते हैं, फिर याद कर लेते हैं इसको। प्रायिकता लीप वर्ष में, किसी भी चुने गए लीप वर्ष में 53 रविवार होने की, कितनी हो गई, 2/7। 53 सोमवार होने की पूछता तब, लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, वो भी आपकी कितनी होती, 2/7 होती। किसी भी दिन को लिख लें, तो इसी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, ये भी 2/7 हो गई। इसी तरह फिर लास्ट में मैं शनिवार लिख देता हूँ। लीप वर्ष में 53 शनिवार होने की प्रायिकता, वो 2/7 हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया याद रक्षा चुने गए एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल कंटेन 52 संडेज। फिर वही दोबारा से देखते हैं, लीप वर्ष में दिन कितने हैं, 366। लीप वर्ष में दिन हो गए 366। इसमें फिर आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 52 + 2, 52 सप्ताह हो गए। 7 × 52 364 प्लस 2 दिन। अब बचे 2 दिन, 52 सप्ताह हो गए तो 52 तो रविवार होंगे ही होंगे, जैसा पहले अपन ने साधारण वर्ष में किया था कि बचे हुए दिनों में कोई रविवार नहीं होना चाहिए। 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। कई बार ऐसा लगता है 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, तो प्रायिकता 1 हो गई, बिल्कुल सही है। लेकिन साथ साथ वो ध्यान रखना पड़ेगा कि बचे 2 दिनों में रविवार नहीं हो जाए। तो बचे 2 दिनों में रविवार ना होने के केस कितने होंगे, वो अभी आपने कैलकुलेट किए थे, दोबारा देखते हैं। बचे 2 दिन, तो बचे 2 दिन दोबारा लिख लेते हैं अपन। रविवार से ही शुरू करते हैं। रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार आपने शुरू किया था, और फिर एक आ गया शनिवार रविवार। तो कुल कितने केस हुए, वही 7 केस हो गए। रविवार कितनी बार आ रहा है, रविवार आपका 2 बार आ रहा है। और रविवार कितनी बार नहीं आ रहा, 5 बार नहीं आ रहा। तो आपको क्या लेना है, 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 रविवार तो हो ही गए, बस अपन को ये कन्फर्म करना है कि बचे 2 दिनों में कोई रविवार नहीं आ जाए। तो बस यही लिख लेते हैं आप। फिर लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, इसका मतलब है लीप वर्ष के बचे 2 दिनों में रविवार ना होने की प्रायिकता। बचे 2 दिनों में रविवार ना होने की प्रायिकता। तो अब देख सकते हैं कुल स्थितियां कितनी है, यहाँ कुल स्थितियां 7 है। रविवार होने की 2 स्थितियां हैं, तो रविवार ना होने की कितनी हो गई, 5। तो 5/7 आ गया। तो अब आप ये भी याद करके रखेंगे इसको। फिर रविवार होने की 52 रविवार होने की 5/7। अगर पूछता कि 52 सोमवार होने की, तब भी 5/7 होती। यहाँ देखते हैं आप, सोमवार होने की कितनी स्थितियाँ हैं, 2, और सोमवार ना होने की कितनी स्थितियाँ हैं, 5। तो 52 सोमवार होने की भी कितनी आती, 5/7। तो ये फिर आप इसको लर्न कर लेंगे। ये फिर मैं लिख देता हूँ इस प्रकार। 10 किसी लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, 5/7। इसी तरह से फिर लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता, ये भी 5/7।
बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आते रहते हैं। जनरली 53 रविवार का आता है, 53 सोमवार का आ सकता है, तो वो 2/7 हो गई लीप वर्ष में। और 52 रविवार होने की प्रायिकता 5/7, 52 सोमवार होने की प्रायिकता 5/7। कोई भी बार हो वो 5/7 ही आएगा। लीप वर्ष में 52 मंगलवार होने की प्रायिकता, ये 5/7। सारा डिटेल में मैंने किया है, निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए आपको, और समझ में आने के साथ साथ आपको आंसर सहित याद भी करना है। लीप वर्ष में 52 बुधवार होने की प्रायिकता, ये भी 5/7। लीप वर्ष में 52 बृहस्पतिवार होने की प्रायिकता 5/7, 52 शुक्रवार होने की प्रायिकता 5/7, और 52 शनिवार होने की प्रायिकता ये भी 5/7। तो इसको आप अब याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, याद रक्षा चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल कंटेन 53 संडेज और मंडेज। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले तो कह रहा था 53 रविवार होने की या 52 रविवार होने की, अब ये कह रहा है 53 रविवार या सोमवार होने की। तो फिर वही पहले वाली कैलकुलेशन होगी। लीप वर्ष में कितने दिन है? लीप वर्ष में दिन, लीप वर्ष में दिन हो गए 366। 7 से भाग दिया तो 52 बार भाग गया और 2 दिन बचे। अब बचे 2 दिन फिर लिख लेते हैं अपन। बचे 2 दिनों की स्थितियाँ, डिफरेंट केसेज ऑफ रिमेनिंग 2 डेज। तो कौन कौन सी अभी आपने लिखी थी, दोबारा लिख लेते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो वही 7 स्थितियाँ हो गई। एक बार दोबारा लिख देते हैं। रविवार, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, ये मंगलवार, बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार, रविवार। 7 दिन हुए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता। तो रविवार या सोमवार के कितने केस हो रहे हैं देखें आप। एक तो 2 केस तो ये आ रहे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, यहाँ सोमवार आ रहा है, यहाँ सोमवार आ रहा है, ये संडे आ रहा है, एक संडे लास्ट में आ रहा है। सोमवार या रविवार, तो सोमवार या रविवार की कितनी स्थितियाँ आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। 3 स्थितियाँ आ रही हैं। बचे स्थितियाँ तो कुल 7 हैं, उसमें से 3 आपकी अनुकूल स्थितियाँ हैं। मतलब बचे 2 दिनों में रविवार या सोमवार होने की स्थितियाँ कितनी है आपके पास? 3 स्थितियाँ हैं। अब आपको कह रहा है कि 53 सोमवार या रविवार होने की प्रायिकता। तो अब लिख देते हैं आप इसी को। अब पी लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता तो कितना होगा? इसका मतलब है कि बचे 2 दिनों में रविवार या सोमवार होने की स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये बचे 2 दिनों में रविवार या सोमवार होने की स्थितियां अपॉन बचे 2 दिनों की कुल स्थितियां। तो ये दोनों आपको पता है, कुल स्थितियां तो 7 हैं और रविवार या सोमवार होने की कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। तो ये 3/7 हो गया। तो फाइनली ये हुआ किसी भी लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई?
रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता 3/7 हो गई। कोई भी 2 दिन पूछें उसकी यही होगा क्रमागत 2 दिन, तो आपके ये 3/7 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। याद रक्षा चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अब साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। साधारण वर्ष में दिन 365, 365 को 7 से भाग दिया, 52 बार गया, 364 प्लस 1 दिन बच गया। अब बचे एक दिन की क्या स्थितियां हैं वो देखें। बचे एक दिन की स्थितियां, बचा हुआ दिन कौन कौन सा हो सकता है ये चेक करना है आपको। ये रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और ये शनिवार हो सकता है। दोबारा लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कुल 7 स्थितियाँ हैं। आपको कौन सी लेनी है? रविवार या सोमवार। तो रविवार या सोमवार वाले कितने केस बन रहे हैं? रविवार या सोमवार वाले 2 केस बन रहे हैं। कुल स्थितियाँ 7 हैं और रविवार या सोमवार होने की स्थितियाँ 2 हैं। क्या पूछा है आपसे? 53 रविवार होने की। 52 सप्ताह हैं तो 52 तो सारे दिन होंगे ही होंगे। तो वो 53वां दिन कब होगा? जब बचे हुए 7 दिनों में आपका दिन आ जाए। तो कुल स्थितियाँ तो 7 हो गई, तो नीचे 7 आ जाएगा। और अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई? 2। तो 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। तो यही अपन लिख लेते हैं। फिर प्रायिकता साधारण वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता, इसका मतलब होगा बचे एक दिन को रविवार सोमवार क्यों करें? क्योंकि 52 तो रविवार पहले से ही हैं, 52 सोमवार हैं, 52 मंगलवार हैं, 52 तो सारे दिन हैं ही। अब 53वां दिन कब आएगा? जब बचा हुआ दिन हो जाएगा। तो बचे एक दिन में या एक दिन के रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता। तो कुल स्थितियां तो 7 हैं और उनमें रविवार या सोमवार होने की स्थिति 2 है, तो वो 2/7 हो गई। तो ये भी आप याद करके रख सकते हैं। फिर तो दोबारा से साधारण वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता 2/7। पहले अपन ने किया था कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की वो 1/7 आया था, 53 सोमवार होने की वो भी 1/7, साधारण वर्ष में 52 रविवार होने की वो 6/7 आया था। अब कह रहा है साधारण वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की। 52 दिन तो सभी होते ही हैं क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं। बचा हुआ एक दिन रविवार या सोमवार हो जाएगा तो वो 53 रविवार या सोमवार हो जाएंगे। बचे एक दिन की कितनी स्थितियां हैं रविवार सोमवार होने की? 2। तो ये 2/7 आ गया। एग्जाम्पल 53। एक थैले में 4 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर इसके नीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लू। निकाली गई गेंद कैसी हो? नीली गेंद हो, इसकी प्रायिकता देखें। तो बैग में गेंद कितनी है कुल? बैग में गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ बॉल्स 4 + 6 10 हो गई। अब एक बॉल निकाली आप। एक बॉल कौन सी हो सकती है? नीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी प्रायिकता निकालनी है कि निकाली गई गेंद नीली हो। तो वही लिख देते हैं अपन। प्रायिकता बैग से एक गेंद निकालने पर उसके नीली होने की प्रायिकता। तो नीली होने की प्रायिकता कैसे आएगी? पहले अपन देखें नीली गेंद निकालने की कितनी स्थितियां होंगी। नीली गेंद निकालने के तरीके।
और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा गेंद निकालने के तरीके। गेंद कितने तरह से निकाल सकते हैं, गेंद निकालने के तरीके। अब कुल गेंद कितनी है बैग में 10, उसमें से नीली कितनी है 4, तो नीली गेंद तो कितने तरह से आएगी 4 तरीके से, और गेंद कुल कितने तरह से निकाल सकते हैं 10 तरीके से। तो यही प्रायिकता हो गई आपकी 2/5। यानी एक बैग है आपके पास, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक बैग या थैले में 4 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर उसकी नीली होने की प्रायिकता। अगेन ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लू। अच्छा ब्लू तो इसमें कितनी है 6 है, तो ये 6 लिखेंगे, अपन ने गलत लिख दिया। 6/10, ये 3/5। नीली गेंद निकालने के तरीके। नीली गेंद कितने तरीके से आएगी, जितनी उसमें नीली गेंद है। कुल कितनी नीली गेंद है उसमें, नीली गेंद है आपकी 6, तो 6 तरह से नीली गेंद आएगी। और कुल कितनी गेंदें हैं 10, तो निकालने पर 10 में से कोई भी एक आ सकती है। तो इसलिए अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, 6/10 3/5 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 54, एक थैले में 4 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता। वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। पहले नीली गेंद निकालने की पूछ रहे थे, अब लाल गेंद निकालने की पूछ रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। प्रायिकता बैग से निकाली गई गेंद लाल होने की, तो फिर वही लिख देंगे आप, गेंद के लाल होने की स्थितियाँ, गेंद के लाल होने की स्थितियाँ, और नीचे कुल स्थितियाँ, और नीचे आ जाएगा आपका कुल स्थितियाँ। तो देख सकते हैं बैग में कितनी गेंद है 10, लाल कितनी है 4, तो 4/10 आ गया। यानी कि प्रायिकता ये 2/5 आ गई। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2/5। तो इस तरह से बैग में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 पासों को उछालने पर तीनों समान अंक आने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन 3 डाइस टॉस्ड। वैसे तो 3 पासे उछालते हैं तो टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आसान क्वेश्चन है। और ऐसे आसान क्वेश्चन आपके छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जिनमें 10 तक का सिलेबस आ रहा है, उसमें आ सकते हैं। तो देखते हैं पहले आप इसमें 3 पासों को उछालने के तरीक़ों की संख्या। 3 डाइस को टॉस कर रहे हैं आप, कितने तरह से कर सकते हैं। पहला पासा 6 तरह से आएगा। 6 तरह से कैसे, ऊपरी फेस पर या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 कुछ भी आ सकता है। फिर एक पासा 6 तरीके से, तो दूसरा भी 6 तरीके से, फिर दोनों साथ साथ 6 × 6 तरीके से। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले सैम्पल स्पेस में। फिर तीसरा पासा भी 6 तरीके से, तो कुल ये हो गई। अब तीनों पासों पर समान अंक आने की स्थितियाँ। अब समान अंक कौन से आ सकते हैं, पासे पर आप जानते हैं या तो ऊपरी फेस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो कौन कौन सी स्थितियाँ बनेंगी, या तो तीनों पर 1 1 1 आ जाए, या तीनों पर 2 2 2 आ जाए, या तीनों पर 3 3 3 आ जाए, या तीनों पर 4 4 4 आ जाए, या तीनों पर 5 5 5 आ जाए, या तीनों पर 6 6 6 आ जाए। ये 6 स्थितियाँ बनी। तो अनुकूल स्थितियाँ तो 6 हो गई, और कुल स्थितियाँ 6 × 6 × 6 हो गई। तो बस इससे ही प्रायिकता लिख देते हैं। देयरफॉर 3 पासों को फेंकने पर समान अंक आने पर की प्रायिकता, तीनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। ये अनुकूल स्थितियाँ तो हो गई 6, और नीचे कुल स्थितियाँ हो गई 6 × 6 × 6, यानी 1/36। जब भी किसी घटना की प्रायिकता निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन 3 डाइस टॉस्ड। 3 उछाले गए पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। पहले आपने देखी कुल स्थितियाँ कितनी है 6 × 6 × 6 216, और समान अंक आने की स्थितियाँ कितनी है 6। समान अंक या तो तीनों पर 1 1 1 आ जाए, या 2 2 2 या 3 3 3, इस तरह से 6 6 6, तो कुल 6 स्थितियाँ हो गई।
तो अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ 1/36 आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन का इसका आंसर आप याद करके रख सकते हैं कि तीनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता 1/36 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया सदैव संभव एवं असंभव घटना की प्रायिकता। सदैव संभव घटना कौन सी बताई थी? सदैव संभव घटना वो होती है जिसके होने के 100% चांस है। जो जैसे अपने कहा कि पासे को उछाला, तो पासे को उछालने पर अंक कैसा है? हमेशा 6 या 6 से छोटा है। तो इसके अलावा तो कोई संभावना ही नहीं है, तो यह सदैव संभव घटना है। तो सदैव संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है वो देखें। पहले तो अपन यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। पासे को उछालने पर आया अंक 6 या 6 से छोटा होने की प्रायिकता। कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 6, और अनुकूल स्थितियाँ ये भी 6। पासे को उछालेंगे तो 6 तरह से गिरेगा, और पासे को उछालेंगे तो ऊपर वाले फेस पर कौन सा अंक आएगा? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो अनुकूल स्थितियाँ भी 6 और कुल स्थितियाँ भी 6, तो 6/6 1 हो गई। तो यही तो सदैव संभव घटना है, श्योर इवेंट है, हमेशा यही अक्रेंस होगी, 100% होगी। जैसे आप पासे को उछालेंगे तो यही 6 या 6 से छोटा ही अंक आएगा। तो सदैव संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। और दूसरी तरह से भी लिखेंगे, सदैव संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। और अगर आपसे ये कहते पासे पर आया अंक 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा, पासे को फेंकने की स्थितियां तो कितनी हैं? कुल 6। उनमें 6 से बड़ा अंक कितने प्रकार से आएगा? आएगा ही नहीं, तो वो 0 स्थितियां हुई। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, संभव घटना की तो हमेशा 1 हो गई, और असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट उसकी प्रायिकता 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ये 0 हो गई। तो ये आप लर्न करके रखेंगे। सदैव संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। और अगर टेक्निकली वैसे कहें, परिभाषा के रूप में कहें, तो ये कह सकते हैं ऐसी घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि के सारे बिंदु समाहित हों। जब भी घटना हो तो सारे बिंदु समाहित हो, यानी कि तो वो तो कहलाएगी श्योर इवेंट। और जब एक भी बिंदु समाहित नहीं हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि फाई कह सकते हैं। अच्छा, वो ये एग्जाम्पल दे दिया पहले, एक पासे को उछालने पर 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7 और ग्रेटर देन 7 ऑन द अपर फेस ऑफ ए डाइस टॉस्ड। अपन ने पहले कहा 6 से बड़ा, अब यहाँ 7 या 7 से बड़ा कह दिया आपने। पासे पर अंक कैसा है? पासे पर अंक 7 या 7 से बड़ा कोई भी केस नहीं होता, तो 0/7 0 प्रायिकता हो गई। तो ये कौन सी घटना है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह और देखते हैं, पासे को उछालने पर अंक के 6 या 6 से छोटा होने की प्रायिकता अभी आपने लिखी थी। अंक कैसा है? 6 या 6 से छोटा है। कुल स्थितियाँ 6, अनुकूल स्थितियाँ 6, तो 6/6 1 हो गई। ये सदैव संभव घटना की प्रायिकता है। पूरक घटना की प्रायिकता, पूरक घटना कौन सी होती है? ये भी अपन परिभाषा पढ़ चुके थे। ये सैंपल स्पेस दे रखा है, सैंपल स्पेस के अंदर ये घटना ए है, तो ए के होने की स्थितियाँ ए के अंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो स्थितियाँ जब ये ए नहीं हो रही हो, सैंपल स्पेस में ए के बाहर वाली जो स्थितियाँ हैं, जब घटना ए नहीं हो रही हो, तो ये स्थितियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? पूरक घटना बनाती हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। ये ऊपर सैंपल स्पेस दे रखा है आपको, ये तो सैंपल स्पेस हो गया, ये घटना ए हो गई, और ए के आउटसाइड क्या है? ए बाहर है। तो अगर ए के होने की जैसे कुल स्थितियाँ m+n है, ए के होने की स्थितियाँ m है, ना होने की स्थितियाँ n है, तो कुल स्थितियाँ m+n हो गई। तो ए के होने की प्रायिकता अगर आप निकालें तो वो क्या हो जाएगी? m/m+n। और ए के ना होने की प्रायिकता निकालें, P(a)बार, तो ए के ना होने की स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, ये आ जाएगा। तो ये ए के ना होने की प्रायिकता हो गई।
और जो ए के ना होना है वही तो ए की पूरक घटना है। तो आप कह सकते हो पूरक घटना की प्रायिकता n/m+n हो गई। यानी कि पूरे सैंपल स्पेस में कोई घटना ए है, ए जिन जिन स्थितियों में घटती है उन स्थितियों को हटा दें तो जो स्थितियां बनती हैं वो ए की पूरक घटना बनाती हैं। और इसकी प्रायिकता अगर जैसे इसको लिखना चाहें, दोनों को जोड़ दें फिर PA + PA तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/m+n + n/m+n। तो ये 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं PA + PA यानी किसी घटना ए के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना की पूरक घटना की प्रायिकता या ना होने की प्रायिकता वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं PA ए बार क्या है, ए की पूरक घटना या घटना ए का ना होना, तो वो कितनी हो जाती है 1 - PA। ये ए की पूरक घटना की बात हो गई। अगर ए के होने की प्रायिकता पता है तो उसके ना होने की निकाल सकते हैं, और ना होना ही क्या है, घटना ए का ना होना यानी कि ए की पूरक घटना। यही दोबारा लिख दिया, ए बार की जगह A' भी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी पूरक घटना की प्रायिकता ए की पूरक घटना को ए बार से व्यक्त करते हैं या A' से व्यक्त करते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी लगा देते हैं, उससे व्यक्त करते हैं। तो ए के ना होने की प्रायिकता 1 - घटना ए के होने की प्रायिकता, और दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर अभी आपने देखा ही था। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी ना होने की प्रायिकता है। दरबारी यानी कि राजा रानी गुलाम ना होने की। अगेन 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ए कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड जो कोर्ट में बैठते हैं, आइदर किंग, क्वीन और जैक। तो पहले तो अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए कार्ड के दरबारी होने की घटना है। दरबारी यानी कि जो दरबार में बैठते हैं, कौन कौन से, राजा रानी गुलाम होने की घटना है। लेकिन आपसे पूछा गया है ताश की गड्डी से जो पत्ता निकाला है उसके दरबारी ना होने की। तो देयरफॉर A' क्या हो गया, A' हो गया निकाले गए कार्ड के दरबारी ना होने की स्थितियां या दरबारी ना होने की घटना, ये हो गई। तो आपको क्या लेना है, PA'। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A' कितनी हो जाएगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी कार्ड के दरबारी होने की प्रायिकता। कितने दरबारी होते हैं, 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम। तो दरबारी होने की स्थितियाँ हो गई 4 + 4 + 4। और नीचे कुल स्थितियाँ, कार्ड निकालेंगे तो कितने तरह से निकल सकता है, 52 तरीके से बटे 52। तो कितना हो गया है 1 - 12 बटे 52, 4 से काट दिया, 3 बटे 13 यानी कि ये 10 बटे 13 आ गया। यानी कि निकाले गए पत्ते के दरबारी ना होने की प्रायिकता 10 बटे 13। दरबारी होने की प्रायिकता 3 बटे 13, क्योंकि 4 4 12 पत्ते थे, 12 बटे 52 किया आपने, 4 से कट कर दिया, ये 3 बटे 13 आ गया। 1 - 3 बटे 13 10 बटे 13। तो ये पूरक घटना पे एग्जाम्पल हो गया। और डायरेक्ट जब भी किसी घटना के होने की प्रायिकता पता हो आपको, ना होने की लिखनी हो यानी कि पूरक घटना की लिखनी हो, तो 1 में से घटा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी आपने प्रोबेबिलिटी की परिभाषा पढ़ी, क्या था, अगर कोई घटना ए है तो ए के होने की प्रायिकता क्या थी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। क्या लिखें, ए की अनुकूल स्थितियाँ यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज, कुल स्थितियाँ। तो ये कब फेल हो जाएगा, ये जब फेल हो जाएगा जबकि ये कुल स्थितियों की संख्या फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट हो जाए। अगर ये कुल स्थितियों की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैसा करेंगे, इनफाइनाइट से भाग देंगे, वो तो 0 हो जाएगा, तो अपन नहीं निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो भी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें जो भी घटनाएं आती हैं, हर घटना की होने की संभावना बराबर होती है, इक्वली लाइकली थी, बराबर संभाव्य घटना थी।
समप्रायिक घटनाएं थीं, जैसे पासों को उछाल रहे थे तो पासों को उछालने पर किसी भी फेस के आने के बराबर चांसेस थे। एक के आने के चांस एक, दो के आने के भी चांस एक, मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी फेस एक एक प्रकार से ही कर सकते थे, तो वो समप्रायिक थी। अगर अनुकूल घटनाएं जो भी हैं इसमें वो समप्रायिक ना हो तब भी आप नहीं निकाल सकते। कोई अपरिमेय संख्या आ जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन स्थितियों में अपने ये क्या है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की वो काम नहीं करती। इन्हीं को पढ़ लेते हैं एक बार। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल्स इन फॉलोइंग केसेज। निम्न स्थितियों में ये असफल रहती है जब घटनाएं समप्रायिक ना हो। समप्रायिक नहीं हो तो घटना ये प्रायिकता अपन नहीं निकाल सकते। जब कुल स्थितियां अनंत हो, नंबर ऑफ टोटल केसेज कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब नहीं निकाल सकते। जब प्रायिकता एक परमेय संख्या नहीं हो, मतलब अपरमेय संख्या हो जाए, तब आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। उसके अलावा जब समप्रायिक घटनाओं की गणना संभव ना हो, जब अपन जो ये इवेंट्स हैं उनको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएँ, अनंत घटनाएं हो जाएं, तो ऐसी स्थितियों में ये परिभाषा फेल हो जाती है। तो ये तो आपके पास क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कहाँ फेल हो जाती है वो वाले केस रहे। अब एक नया पॉइंट आता है संयोगानुपात, ऑड्स। तो ऑड्स देखते हैं, ये भी किसी घटना के होने को व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे अभी अपन क्या कर रहे थे, प्रायिकता बता रहे थे। प्रायिकता कैसे कर रहे थे, किसी भी घटना ए के होने की प्रायिकता को पी ए से व्यक्त करते थे, उसकी अनुकूल स्थितियाँ और नीचे कुल स्थितियाँ आ जाती थी। अब एक नया तरीका दे दिया, मान लिया कोई घटना कैपिटल ए है और घटना कैपिटल ए है वो एम स्थितियों में तो घटती है और एन स्थितियों में नहीं घटती। दोबारा से, माना कोई घटना कैपिटल ए है और वो एम स्थितियों में तो घटती है और एन स्थितियों में नहीं घटती, तब घटना के पक्ष में संयोगानुपात m/n होते हैं। दोबारा से, घटना ए क्या है, एम स्थितियों में घटती है और एन स्थितियों में नहीं घटती, तब घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात m/n होते हैं। यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, तब घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए m/n होंगे। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर m/n। दोबारा से क्या कह रहे हैं अपन, किसी भी घटना के होने को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है। क्या किया, कोई भी घटना ए है, एम स्थितियों में घटती है और एन स्थितियों में नहीं घटती, तब उस घटना के पक्ष में संयोगानुपात आप लिखेंगे m/n और विपक्ष में क्या लिखेंगे, ये लिख दिया। सेकंड, घटना के विपक्ष में संयोगानुपात, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ द इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ द इवेंट ए आर, ये क्या लिखते हैं, इनको लिखते हैं आप n/m। घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात, यानी दोबारा से, कोई घटना ए एम स्थितियों में घटती है, एन स्थितियों में नहीं घटती, तब उस घटना के पक्ष में संयोगानुपात लिखेंगे m/n और विपक्ष में n/m। अगेन, if an event A may happen in m cases and it may fail in n cases, then odds in favor of the event are m/n, odds against the event are n/m। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एज्यूम कर लेते हैं अपन। सपोज घटना ए 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने को व्यक्त करती है, यानी इवेंट ए डिनोट्स गेटिंग 1 हेड ऑन 3 कॉइन्स टॉस्ड। 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया और एक हेड आ गया तो इवेंट ए हो गई। अब आप देखेंगे 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड कितनी प्रकार से आता है, वो अपन इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस आपको पहले से पता है, दोबारा लिख देता हूँ। 3 हेड हो सकते हैं, कोई भी 2 हेड हो सकते हैं। 2 हेड कैसे होंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। एक हेड हो सकता है STT, TST,
टी टी एच, हो सकता है तीनों हेड आ जाएं, टी टी टी। तो देखें कुल कितने केस बन रहे हैं आपके यहाँ पर, 3 हेड वाला 1 केस आ गया, 2 हेड वाले 3 केस आ गए, 1 हेड वाले 3 केस आ गए, और कोई भी हेड नहीं वो 1 केस आ गया। क्या कह रहे थे, घटना कितनी है आपकी यहाँ, घटना ए 3 सिक्कों को उछालने पर 1 हेड आने को व्यक्त करती है। तो 1 हेड आने की स्थितियाँ कितनी हो गई अब यहाँ पे देखें। देयरफॉर एम, एम का मतलब क्या है, 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों पर मतलब है 3 सिक्कों को उछालने पर 1 हेड आने की स्थितियाँ कितनी हैं, जरा काउंट कर लें। आने की स्थितियाँ ये आपके पास 3 है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और 3 सिक्के ना, 3 सिक्कों पर 1 हेड ना आने की स्थितियाँ, ना आने की स्थितियाँ ये कितनी है, 5 है। अपन ने क्या पढ़ा अभी वहाँ पे, किसी घटना ए के घटने की स्थितियां एम हो, ना घटने की स्थितियां एन हो, तब ए के पक्ष में संयोगानुपात m/n और विपक्ष में n/m। तो यहाँ लिख सकते हैं अब आप, यहाँ घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, odds in favor of event ए, संयोगानुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया, क्योंकि 3 स्थितियां तो 1 हेड आने की हैं और 5 स्थितियां 1 हेड ना आने की हैं। और घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात, घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात कितनी हो जाएंगे, ये 5:3 हो गई। तो ऑड्स के टर्म्स में भी अपन किसी इवेंट के अकरेंस को, घटना के होने को व्यक्त कर देते हैं। तो दोबारा से फिर उसी पे देखते हैं जो पहले देख रहे थे आप। संयोगानुपात, कोई घटना ए m स्थितियों में घटती है और n स्थितियों में नहीं घटती, तब घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात m/n, यानी odds in favor of event A are m/n, और घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात n/m होते हैं। तो ये odds की बात रही। अब इससे अगर इस केस में प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी वो देखते हैं अपन फिर। ए के होने की स्थितियां एम है और ना होने की स्थितियां एन हो गई। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं ए के होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता क्या हो गई, m/m+n, क्योंकि m तो फेवरेबल केसेज हो गई और टोटल केसेज कितने हो गए, m+n। और ए के ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तब हो गया ना होने की स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, n/m+n। यहाँ भी आप देख सकते हैं फिर PA + PA बार बराबर n1 आ गया, फिर दोबारा से पहले आया था जो। अब आप देखते हैं m/n लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m/n को आप लिख सकते हैं m/m+n और n/m+n। m/m+n क्या हो गया, PA, और ये क्या हो गया, PA बार। दिस इम्प्लाइज m/n बराबर PA/PA बार, और PA बार को क्या कह सकते हैं आप, 1 - PA। यानी कि अगर प्रायिकता दे रखी हो तब भी आप इसको पक्ष में संयोगानुपात और विपक्ष में संयोगानुपात निकाल सकते हैं। यानी यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता P हो, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A इज स्मॉल p, देन m/n कितना हो जाएगा, P/, ये PA बार नहीं है, ये तो A है, PA/PA बार लिखा था, तो PA के तो क्या लिख देंगे अपन P, और PA बार को लिख देंगे 1 - P, यानी कि पक्ष में संयोगानुपात हो जाएंगे P/1 - P। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, संयोगानुपात जो अपन बोल रहे थे एक बार उसको ही दोबारा पढ़ लेते हैं।
यदि किसी अभिप्रयोग के फलस्वरूप कोई घटना ए m स्थितियों में घटती हो और n स्थितियों में नहीं घटती हो और कुल स्थितियों की संख्या m प्लस n हो, तब हम कहेंगे कि घटना के पक्ष में संयोगानुपात m/n और घटना के विपक्ष में संयोगानुपात n/m है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। If any event A associated with sample space S may occur in m cases and it may fail in n cases and total number of cases V m plus n, then we say that number 1 odds in favor of event A are m/n और odds against the event A are n/m, यानी कि पक्ष में संयोगानुपात m/n और विपक्ष में संयोगानुपात n/m। इस स्थिति में A के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? A की अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, यानी कि m अपॉन m प्लस n हो गई। और A के ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PA बार A के ना होने की स्थितियां अपॉन A की कुल स्थितियां, तो n अपॉन m प्लस n हो गई। तो देयरफॉर PA प्लस PA बार बराबर 1 हो गया। जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से PA प्लस PA बार 1 के बराबर हो गया। अब अगर डिवाइड कर दें PA अपॉन PA बार तो m अपॉन n आ गया। m अपॉन n PA को तो पैसे ही लिखा, PA बार को क्या लिख दिया? 1 माइनस PA लिख दिया। अगर A के होने की प्रायिकता स्मॉल p होगी तो स्मॉल p लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घटना A के होने की प्रायिकता स्मॉल p हो, वही जो अपन पहले लिख रहे थे उसी को दोबारा लिख दिया है, पहले अपन डिस्कस कर रहे थे। यदि किसी घटना A के होने की प्रायिकता स्मॉल p हो, तब घटना A के पक्ष में संयोगानुपात p/1 माइनस p और घटना के विपक्ष में संयोगानुपात 1 माइनस p/p। अगेन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A इज p, then odds in favor of the event A are p/1 minus p and odds against in the event A are 1 minus p/p। इसको भी अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। ये तो आप पहले से जानते हैं कितना होता है? 3/8। कैसे होता है 3/8? मैं दोबारा एक बार सैंपल स्पेस बना देता हूँ आपको। 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो 3 सिक्कों के सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? हो सकता है तीनों हेड आ जाएं, हो सकता है 2 हेड आएँ। 2 हेड में भी कैसे? हेड हेड टेल हो गए, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड आ गया। हो सकता है एक ही हेड आए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। हो सकता है एक भी हेड नहीं आए, यानी तीनों टेल आ जाएं आपके, टेल टेल टेल। ये सैंपल स्पेस है, बहुत बार बना चुके हैं आप। तो एक हेड आने की कितनी स्थितियां दिखाई दे रही हैं आपको? यहाँ एक हेड आने की 3 स्थितियां दिखाई दे रही हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और कुल स्थितियां कितनी हैं? 8। तो 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता 3/8 है। अब अपन इसको कहते हैं, दोबारा से उसमें लिखते हैं संयोगानुपात पे। 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने के पक्ष में संयोगानुपात, पक्ष में संयोगानुपात odds in favor of event of getting 1 head। तो ये अभी आपने लिखे थे, क्या लिखे थे? 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की स्थितियां कितनी हैं? 3 है। और एक हेड ना आने की स्थितियां कितनी हैं? 5 हैं। तो ये तो 3:5 है। हाँ, अब अगर प्रायिकता की सहायता से निकालना चाहें, वहाँ क्या लिखा है आपने? p/, अगर घटना A के होने की प्रायिकता p हो तो घटना A के पक्ष में संयोगानुपात p/1 माइनस p आएगा। यहाँ घटना के पक्ष में लिख दिया है, वही घटना A है यहाँ भी। तो अब अगर सिर्फ अपन को प्रायिकता पता होती, ये नहीं पता होते, तो प्रायिकता की सहायता से कैसे निकालते संयोगानुपात? इसको लिख देते हैं। तो कितना आ जाता? p/1 माइनस p, यानी कि 3:8, 5:8, तो यानी कि वो 3:5 हो गई। यानी कि प्रायिकता दे रखी हो तो उससे भी आप संयोगानुपात निकाल सकते हैं, और संयोगानुपात दे रखे हो तो उससे प्रायिकता निकाल सकते हैं।
एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखें यहाँ, चूँकि पी ए बराबर क्या है, 3/8 है। 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 + 5। जब अपन घटना लिख रहे थे, ए के होने की प्रायिकता क्या लिख रहे थे, m/, कुल स्थितियाँ m + n। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं m तो होने की स्थितियाँ हैं, n ना होने की स्थितियाँ हैं। तो जब घटना ए के होने की प्रायिकता 3/8 है, तो 3 तो कैसी हैं, उसकी होने की स्थितियाँ, और 8 कैसी हैं, कुल स्थितियाँ। कुल स्थितियों को लिख दिया 3 + 5, यानी कि 3 स्थितियाँ होने की और ना होने की कितनी हो गई, 5। तो उसको देख के लिख सकते हैं। इसलिए ए की अनुकूल स्थितियाँ, ए के होने की स्थितियाँ वो कितनी हो गई, 3। और ए की प्रतिकूल स्थितियाँ यानी कि ए के ना होने की स्थितियाँ, प्रतिकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, ये किसी तरह से भी निकालने हैं आप, रेशो से या इस तरह से। तो देयरफॉर ए के पक्ष में संयोगानुपात कितने हो गए, ये फिर 3:5। और अगर विपक्ष में देखना होता तो प्रतिकूल स्थितियाँ इनटू अनुकूल स्थितियाँ, तो वो भी लिख देते। और ए के विपक्ष में संयोगानुपात वो आपके पास आ जाता फिर 5:3। तो फाइनली बात ये हुई, अगर ए के होने की स्थितियाँ और ना होने की स्थितियाँ दे रखी हैं, तब आप उसकी प्रायिकता लिख सकते हैं और संयोगानुपात भी लिख सकते हैं। और अगर संयोगानुपात अगर प्रायिकता दे रखी हो, तब भी संयोगानुपात लिख सकते हैं। ये अपन ने वैसे ही कैलकुलेशन से किया। और पीछे वो P:2, अगर P होने की प्रायिकता है तो पक्ष में संयोगानुपात होते हैं P:1 - P, जैसे यहाँ लिखा था। घटना के ए के होने की प्रायिकता P हो, तब घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात P:1 - P, और विपक्ष में संयोगानुपात 1 - P:2P। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक पासे को उछालने पर 5 से छोटा अंक आने के पक्ष में संयोगानुपात हैं। ऑन टॉसिंग ए डाई द ऑड्स इन द फेवर ऑफ अपीयरिंग डिजिट्स लेस देन 5। तो 5 से छोटा अंक आने की स्थितियां कितनी है, 5 से छोटा अंक आने की स्थितियां, जब पासे को फेंकेंगे तो पासा 6 तरह से गिरता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक आ सकता है। 5 से छोटे कितने हैं, उसमें 4। और 5 से छोटा ना होने की स्थितियां, 5 से छोटा अंक ना आने की स्थितियां वो कितनी हो गई, 2। तो देयरफॉर इस घटना के पक्ष में संयोगानुपात, घटना के पक्ष में संयोगानुपात ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट कैसे लिखते हैं, घटना के होने की स्थितियां इस टू ना होने की स्थितियां, तो कितनी हो गई, 4:2 हो गई। और अगर विपक्ष में पूछा जाता तो 2:4 हो जाती। और क्वेश्चन देखते हैं। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके दरबारी यानी कि राजा, रानी या गुलाम होने के विपक्ष में संयोगानुपात है। तो निकाले गए पत्ते के दरबारी होने की स्थितियां, कितने दरबारी होते हैं, 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम, 12 दरबारी होते हैं। तो दरबारी होने की स्थितियां ये हो गई। और निकाले गए पत्ते के दरबारी ना होने की स्थितियां, कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। दरबारी होने की स्थितियां कितनी है, दरबारी ना होने की स्थितियां वो 52 में से 12 घटा दिए आपने, 52 - 12 तो कितने हो गए, 40। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालेंगे, राजा, रानी या गुलाम यानी कि दरबारी होने की स्थितियां 12 और ना होने की स्थितियां 40। इसलिए निकाले गए ताश के पत्ते के दरबारी होने के विपक्ष में संयोगानुपात कितना हो जाएगा, दरबारी ना होने की स्थितियां इस टू होने की स्थितियां, 4 से कैंसिल कर दिया, 10:3 आ गया।
जो भी घटना है, घटना कौन सी है? ताश के पत्ते के दरबारी होने की। दरबारी कितने प्रकार से आ सकता है? 12 प्रकार से। कितने प्रकार से नहीं आ सकता? 40 प्रकार से। तो विपक्ष में संयोग अनुपात ना होने की स्थितियाँ, S2 होने की स्थितियाँ। तो बिल्कुल आसान। फिर आगे बढ़ते हैं। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला। एक ज्वारी ने शर्त लगाई कि यह या तो हुक्म का पत्ता है या इक्का है। उसके जीतने के विपक्ष में संयोग अनुपात। अगेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ए गैम्बलर bets that it is a card of either a spade or an ace, then finds either a spade or an ace, then find out odds against his winning। उसके जीतने के विपक्ष में संयोग अनुपात। तो अपन देखते हैं जो निकाला गया कार्ड है, कार्ड के क्या है? हुक्म या इक्का। हुक्म या इक्का होने की स्थितियां। इक्का होने की स्थितियां कितनी होंगी? हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। इक्का कितने होते हैं? 4, लेकिन एक कॉमन होता है। तो 13 + 4 - 1 यानी कि 16 हो गई। और फिर दोबारा से निकाले गए कार्ड के हुक्म या इक्का ना होने की स्थितियां। ना तो ये हुक्म का पत्ता हो ना इक्का हो। तो कितना होगा? 52 में से 16 हटा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 36। हुक्म का या इक्का होने की स्थितियां 16 और हुक्म और इक्का ना होने की स्थितियां 36। 52 में से 16 घटा दिए। तो इसलिए घटना या ज्वारी के जीतने के विपक्ष में संयोग अनुपात। इसलिए ज्वारी जो गैम्बलर है उसके अगेंस्ट में ज्वारी के जीतने के विपक्ष में संयोग अनुपात। तो कौन से आएंगे? घटना की ना होने की स्थितियां, S2 होने की स्थितियां। 4 से कैंसिल कर दिया, 9:4 आ गया। पत्ता निकालेंगे तो उसके हुक्म या इक्का होने की स्थितियां कितनी थी? 16 और ना होने की 36। तो घटना के विपक्ष में संयोग अनुपात कितने हो गए? 36:16। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में PT ऊषा के दौड़ जीतने की प्रायिकता 3/4 है। तो उसके जीतने के पक्ष में संयोग अनुपात बताइए। यहाँ देखो क्या दे रखा है आपको? सिंस P = 3/4, इसलिए जीतने के पक्ष में संयोग अनुपात। जीतने के पक्ष में संयोगानुपात कई तरह से लिख सकते हैं। अभी अपन उस फॉर्मूले से लिखते हैं। P is to 1 - P, या कह सकते हैं 3/4 is to 1 - 3/4, 1/4 यानी कि 3:4 हो गए। ये जीतने के पक्ष में संयोग अनुपात हो गए। तो इस तरह से आपने क्या किया? इस तरह से अभी आपने संयोग अनुपात का कॉन्सेप्ट देखा और संयोग अनुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो 0 लेवल के क्वेश्चंस थे वो अपन ने किए। अब उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी में और आगे थ्योरम्स वगैरह आती हैं उनकी बात करेंगे। तो सभी को नमस्कार। से इस अगली क्लास में करते हैं।